नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। रेलवे, बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ एकेडमी को। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज में 28 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द process of taking out stored results out of a physical memory of a computer is known as। ऑप्शन ए है इनपुट प्रोसेस, ऑप्शन बी है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी है आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट प्रोसेस। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट्स आर द रिटर्न टू द यूजर्स इन मेनी सच वेज एज अ टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन। जो आपको है ना स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट दिखाई देता है वो आउटपुट होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है और साउंड होता है जो आपको स्पीकर से सुनाई दे रहा है, तो वो आउटपुट होते हैं। ऑल ऑफ दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट्स। मेन जो कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया एंड स्पीकर्स हो गए, दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस। एंड वन मोर थिंग इज दैट you should remember output devices are not a part of the CPU. Okay, let's go on the next question. The next question is that the Mopla rebellion took place between the years। मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1917 से 1919 के बीच हुआ था, या ऑप्शन बी है 1923 से 1924 के बीच में ना हुआ था, या ऑप्शन सी है 1921 से 1922 के बीच हुआ था, या ऑप्शन डी है 1914 से लेकर 1915 के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह होने का जो मेन रीजन था, कांग्रेस के द्वारा 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया जा रहा था उसकी वजह से मोपला विद्रोह हुआ था। और क्या बोलते हैं, मोपला विद्रोह जो हुआ था वह केरला के अंदर जो साउथ मालाबार रीजन है वहां पर हुआ था। ठीक है, एंड जो इस विद्रोह के जो लीडर्स थे वह सैयद अली एंड सैयद फाजी थे। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साहित्य एकेडमी हेडक्वार्टर इज। साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, द साहित्य एकेडमी इज द इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर है। ठीक है, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1994 में हुई थी। एंड ऑल्सो संगीत नाटक एकेडमी एंड ललित कला एकेडमी का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि संगीत नाटक एकेडमी एंड ललित कला एकेडमी का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, एंड साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? तो फर्स्ट थिंग, टेक्सोनॉमी होता क्या है? टेक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन, किसी चीज का क्लासिफिकेशन करना या किसी चीज को कैटेगराइज करना। टेक्सोनॉमी में क्या है कि मेनली कि ऑर्गेनिज्म जो जीवों का क्लासिफिकेशन करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो टेक्सोनॉमी के जो फादर हैं वह कौन है? ऑप्शन ए है आइजर, ऑप्शन बी है कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी है एंगलर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज नोन एज कार्ल लिनियस को है ना टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। और आपको टेक्सोनॉमी भी समझ में आ गई कि जीवों का क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच डेट डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1920 एंड 13 अप्रैल 1919 एंड ऑप्शन सी है 30 अप्रैल 1920 का होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो सैफुद्दीन किचलू थे एंड सत्यपाल थे उनको 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के चक्कर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए एक पब्लिक मीटिंग है ना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में रखी गई थी। तो ये
जैसे ही ये मीटिंग स्टार्ट होती उसके पहले ही जनरल रेनिगेल डायर ने क्या बोलते हैं गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। तो इसी के चलते जब जो हत्याकांड हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी एंड महात्मा गांधी ने भी केसर हिंद का जो टाइटल है उसको त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर्स, ऑप्शन ए है गैस पॉल्यूशन, ऑप्शन बी है वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है सॉइल पॉल्यूशन, ऑप्शन डी है एयर पॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि लाइकेन जो जीव है वह किस चीज को मॉनिटर करता है। तो गैस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाइकेन जो है वो मॉनिटर करता है, वह एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस आर ऑल्सो नोन एज बायो इंडिकेटर्स, लाइकेंस को बायो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। अब बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड इन एन स्पेशली क्लियर वे टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे कि बायो इंडिकेटर जीव वे हैं जीव होते हैं जो कि जिनके अंदर कुछ परिवर्तन आता है इन्वायरमेंट में चेंजेस आने से, और जो कि अपन को सीधा सीधा देख सकते हैं, तो वो बायो इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उसको बायो इंडिकेटर का एग्जांपल है लाइकेन, कि अगर कुछ एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आएगा तो उन जीवों के अंदर भी चेंजेस आ जाएगा। लाइकेन्स आर यूजफुल बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्पेशली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है येन इज द करेंसी ऑफ, ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। तो येन जो करेंसी है वह जापान की है, एंड इंडिया की जो करेंसी है रुपया है, एंड यूएसए की जो करेंसी है डॉलर है। ठीक है, आप इन सारी बातों को याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इंडिया में सिर्फ सिक्स स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट में होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स में है। पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश, दूसरी है यूपी, तीसरी है बिहार, चौथी स्टेट है कर्नाटका, पांचवी स्टेट है तेलंगाना एंड छठवीं स्टेट है महाराष्ट्र। इन 6 स्टेट्स के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी क्या है? एनएनपी ग्रॉस नेशनल, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन है, एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ऑप्शन सी है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राई कलर विच वॉज होस्टेड इन स्टटगर्ट बाय मैडम केमा वॉज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया। यानी कि जो ट्राई कलर को जो होस्ट हुआ था स्टटगर्ट बाय मैडम कामा के द्वारा, उसको है ना उसको ब्रिटिश इंडिया में कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदुलाल याग्निक के द्वारा वह फ्लैग लाया गया था ब्रिटिश इंडिया में। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? NIU का जो फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो पहले तो अपन ये जान, तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है PROM, ऑप्शन बी है फ्लॉपी, ऑप्शन सी है CD-ROM एंड ऑप्शन डी है मैग्नेटिक टेप्स। तो पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी मेमोरीज क्या होती है। ऑक्सिलरीज मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि लो कॉस्ट होती है एंड जिनमें हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, ठीक है, इन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड इट इज द परमानेंट इन नेचर। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट इन नेचर होती है, एंड इन दिस मेमोरी
प्रोग्राम्स एंड डेटास आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वह लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए स्टोर होता है। जो इसके एग्जांपल्स हैं, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी, सीडी रोम एंड मैग्नेटिक डिस्क आर द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरीज के। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरीज, जैसे कि जो अपन सीडी वीडी लगाते हैं, फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, जिसको, ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन हो गए। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PROM। इसका राइट आंसर हो जाएगा PROM। तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट कौन नहीं है, तो PROM इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, नॉट पूछा है, नॉट, ना कि पूछा है कि कौन इसके पार्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस इन 2020। 2020 में इकोनॉमिक साइंस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन ए है जेम्स पी एलिसन, ऑप्शन बी है जॉर्ज स्मिथ, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बी विल्सन, ऑप्शन डी है डेनिस मुखर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट बी विल्सन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर इकोनॉमिक साइंस में इन 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये जो इनिशिएटिव है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, वह किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन ए है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी है कॉन्टिनेंटल यूनियन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड यूनियन एंड ऑप्शन डी है ग्रीक यूनियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन 2020? ऑप्शन ए है गली बॉय, ऑप्शन बी है पैडमैन, ऑप्शन सी है अंधाधुन, ऑप्शन डी है आर्टिकल 15। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गली बॉय को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फिल्म के लिए। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं फिल्म फेयर के बारे में। जो 2020 का जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो गली बॉय को मिला था। एंड बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड्स में वह जोया अख्तर को मिला था। एंड जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है रणवीर सिंह को मिला है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वह आलिया भट्ट को मिला था। तो आप इन सारे फैक्ट्स को याद देना रखिएगा। 2020 के तो अब याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब 2021 के याद देना रखना, जो कि एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। अवार्ड्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, कौन सी थी फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ऑप्शन ए है रोहिणी, ऑप्शन बी है MOM, ऑप्शन सी है एप्पल एंड ऑप्शन डी है आर्यभट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एप्पल। एप्पल इज द इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आइए जानते हैं कि एप्पल क्या है। एप्पल का जो फुल फॉर्म है एरियाना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये एप्पल का फुल फॉर्म है। देन इसको जो लॉन्च किया गया था 19 जून 1981 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एप्पल से जुड़े हुए ये दो फैक्ट हैं जो आपको है ना याद रखने। एंड आर्यभट्ट इज एज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुई थी आर्यभट्ट फर्स्ट इंडिया सैटेलाइट। एंड ये जो थी फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो कि 1981 की 6 साल बाद लॉन्च की गई थी। एंड रोहिणी जो है RS-1 was India's first indigenous satellite थी। रोहिणी 1 was the indigenous satellite। एंड मॉम को तो मालूम है कि मार्स ऑर्बिटल मिशन था जिसको है ना मतलब 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्ट है ना याद देना रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्पल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज, वह कौन सा रीजन है अर्थ का जहां पर जीवन संभव है? तो ऑप्शन ए है बायोस्फीयर, ऑप्शन बी है हेमिस्फीयर एंड ऑप्शन सी है एटमॉस्फेयर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर पर ही जीवन संभव है पृथ्वी पर, अर्थ पर। तो वह रीजन जहां पर जीवन संभव है अर्थ पर वह कहलाता है बायोस्फीयर। एंड हेमिस्फीयर इज द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज द यहाँ पे ऑल गैसेस होती हैं अर्थ की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोस्फीयर
इज द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज एसोसिएटेड विद ओनली म्यूजिक। वह कौन सा अवार्ड है जो जो केवल और केवल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है ग्रैमी, ऑप्शन बी है टैगोर, ऑप्शन सी है ऑस्कर एंड ऑप्शन डी है कैनिस। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये मैंने मेरे मन से नहीं बनाए, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम्स में ऑप्शन आए थे वही के वही ऑप्शन है ना मैंने इसमें लिखे हैं, ताकि आपके मन में कोई मतलब आशंका क्रिएट ही ना हो। ठीक है, जो ऑप्शन उन्होंने दिए थे वही ऑप्शन है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब जो मेरे पास रिस्पॉन्स शीट थी सेकंड शिफ्ट की 28 दिसंबर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड इज द एसोसिएटेड विद ओनली म्यूजिक। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स बाय नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आर्ट साइंस के द्वारा दिया जाता है। जो 2021 का जो ग्रैमी अवार्ड विनर्स हैं, जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो मिला है वह एवरीथिंग आई वांटेड बिली इलिश को मिला है। ठीक है, एंड एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर टेलर स्विफ्ट को मिला है। ठीक है, एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ डर्नेस्ट ईमाइल को मिला है। ठीक है, तो आप ये 2021 के फैक्ट नहीं याद रखिएगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स में अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं तो पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्योंकि क्या है कि जो पैटर्न सीबीटी 1 का था वैसा ही पैटर्न सीबीटी 2 का भी आना है। जीएस के क्वेश्चंस का लेवल तो लगभग सेम ही रहेगा एंड उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तो इसलिए एनटीपीसी सीबीटी 1 के आप प्रीवियस ईयर के जाने की जो 2020 और 2021 में जो 7th फेजेस में एग्जाम्स हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस तो आपको दो बार कम से कम करके जाना ही होगा, और उससे उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स तो आपको पढ़ के जाना ही होंगे, क्योंकि उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली डायरेक्ट वहीं के वहीं बन जाएंगे। 4 से 5 तो मैंने बहुत कम बोलिए, 10 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक काम तो जरूर करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। जो सन के ऊपर की जो ग्लोइंग सरफेस है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी है लिथोस्फीयर, ऑप्शन डी है क्रोमोस्फेयर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोटोस्फेयर। जो सन की जो ग्लोइंग स्किन है उसको फोटोस्फेयर कहते हैं, या जो सरफेस है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है 49th पैरेलल इज बाउंड्री बिटवीन। 49th पैरेलल किसके बीच की बाउंड्री है। तो जो 49th पैरेलल है वह किसके बीच की बाउंड्री है। ऑप्शन ए है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन डी है फ्रांस एंड जर्मनी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए एंड कनाडा के बीच की जो लाइन है 49th पैरेलल, यूएसए एंड कनाडा के बीच की जो बाउंड्री है उसको 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ पैरेलल लाइंस को जान लेते हैं कि किस किस देश के बीच में कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है या बाउंड्रीज है। जो 17 पैरेलल बाउंड्री है वह साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच बाउंड्री बनाती है, एंड जो 20 पैरेलल है लाइन है वह लीबिया एंड सूडान के बीच बाउंड्री बनाती है, एंड 25th पैरेलल जो है वह मोरिटानिया एंड माली के बीच बाउंड्री बनाती है, एंड 31st पैरेलल जो है वह ईरान एंड इराक के बीच बाउंड्री बनाती है, एंड 38 पैरेलल जो है वह नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं। तो आप इन फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल जो वाइसरॉय थे उस टाइम जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following is a famous संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यानी कि संतूर इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता था या कौन यूज करता था। ऑप्शन ए है शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है सज्जाद हुसैन, ऑप्शन सी है निखिल बनर्जी, ऑप्शन डी है उस्ताद बिंदा खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा जी संतूर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। देन कुछ अदर
इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, जैसे कि उस्ताद बिंदा खान सारंगी यूज करते थे, सज्जाद हुसैन जो है वो म्यूजिक कंपोजर थे, एंड निखिल बैनर्जी जो है वह सितार बजाते थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विद, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस साइंटिस्ट ने दी थी, या किस साइंटिस्ट का संबंध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ऑप्शन ए है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.सी. रॉन्गजेन, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का संबंध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन इन द फर्टिलाइजर। ठीक है, अपन पढ़ते थे ग्रीन रिवॉल्यूशनरी एंड वाइट रिवॉल्यूशन, इन्होंने तो कुछ अलग ही लेवल का ना क्वेश्चन पूछ दिया कि फर्टिलाइजर में जो रिवॉल्यूशन आया था उसका, उस रिवॉल्यूशन का को किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है पिंक, ऑप्शन बी है गोल्डन, ऑप्शन सी है ब्लैक, ऑप्शन डी है ग्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो फर्टिलाइजर्स में जो रिवॉल्यूशन आया था, जो उसको किस कलर से डिनोट किया था या रिप्रेजेंट किया था, तो उसको ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया था, ग्रे कलर से, ग्रे कलर से। तो आप ये ऑप्शन याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं कुछ रिवॉल्यूशन है और उनके कलर्स के बारे में। जैसे कि येलो रिवॉल्यूशन आया था तो वह ऑयल सीड्स के लिए यूज होता था, एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था उसका लिंक मिल्क से था, एंड जो ब्लैक रिवॉल्यूशन आया था उसका पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेशन था, एंड जो ब्लू रिवॉल्यूशन आया था वह उसका रिलेशन फिश से था, एंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसका रिलेशन फूड ग्रेन से था, एंड जो गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था हनी एंड हॉर्टिकल्चर से उसका रिलेशनशिप था। तो आई होप कि ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे CBT2 एग्जाम के लिए। कृपया कर इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे क्योंकि जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं तो उन्हीं ऑप्शंस के इर्द गिर्द CBT2 एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए यह फैक्ट भी मैं आप सबके सामने लाया हूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक एज मिल सके। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट में बैटल ऑफ प्लासी किसने लड़ा था। ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है अली वर्दी खान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह है ना युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो यह ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है तारापुर, ऑप्शन सी है मुंबई, एंड ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुंबई में स्थित है, एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई थी, एंड जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी PM मोदी जी के अंडर आती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी है वेलोसिटी। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर होती है एंड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन नहीं होता, एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो वे क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास। ठीक है, क्योंकि फोर्स के पास भी ना अपना मैग्नीट्यूड होता है और अपना डायरेक्शन होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है मोमेंटम, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि फोर्स, मोमेंटम एंड वेलोसिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द विच लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ। ये फैक्ट भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उन सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स। किस नेशन ने 5 टाइम्स होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स को। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स ऑर्गेनाइज किया है या होस्ट किया। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 से हुई थी एंड जो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एंड जो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वह इंग्लैंड में होगा एंड कनाडा ने 4 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है एंड न्यूजीलैंड ने 3 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ऑप्शन सी है 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन ए है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है ब्लड, ऑप्शन सी है हार्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज डन बाय विलियम हार्वे। ये वाला फैक्ट आप ना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है एम एन राव एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम एन राव के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया 1934 में एम एन राव जी के द्वारा दिया गया था। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिजीज रिलेटेड विद द एप्पल इज नोन एज। एप्पल में जो डिजीज होती है उसके बारे में पूछा है। तो कौन सी डिजीज एप्पल में होती है। रेड डस्ट डिजीज, ऑप्शन बी है टिक्का डिजीज, ऑप्शन सी है ग्रीन एयर डिजीज, ऑप्शन डी है फायर ब्लाइट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फायर ब्लाइट। जो डिजीज है वह एप्पल से रिलेटेड है। एंड अदर डिजीज को भी देख लेते हैं, जैसे कि रेड डस्ट डिजीज जो है वह टी प्लांट में होती है, टिक्का डिजीज है वह ग्राउंड नट प्लांट में होती है और जो ग्रीन एयर डिजीज है वह पियल माइलेट में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज इन उत्तराखंड में कौन सा प्रोजेक्ट है। ऑप्शन ए है तहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है शारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है कोयनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय। पहली बार भारत की नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन डी है एस डी तेंदुलकर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। एंड दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। एंड दादा भाई नौरोजी को ही इंडियन ग्लेड स्टोन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पहली बार नेशनल इनकम 1867 एंड 1868 में कैलकुलेट की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेमस गोल गुम्बज इज लोकेटेड। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोल गुम्बज है वह कर्नाटक में लोकेटेड है और कर्नाटक में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशन्ड इन? ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1967। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 को इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कमीशन हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंद्रधनुष फ्रेमवर्क एंड इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या था? ऑप्शन ए है रिसोर्स मोबाइलेशन, ऑप्शन बी है रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन सी है रिवैम्पिंग ऑफ प्राइवेट बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो देख लेते हैं ये क्या मिशन था। मिशन इंद्रधनुष था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसके 7 कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया। और इसको जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन शिक्षण संस्थान ऑपरेट्स अंडर द एजिस ऑफ? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी एंड हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।